लोगों का एग्जाम है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप बहुत ज्यादा टेंशन में कि हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत लोड है, तो ये महामैराथन क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बीए के 5th सेमेस्टर में है और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए 5th सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर नंबर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद का महामैराथन क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी 1 से 8 तक यूनिट का पूरा निचोड़ आपके एग्जाम के लिए। अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा और आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और कैसे जाकर कल आप लोगों को अपने एग्जाम में अपना आंसर लिखना है। तो ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर की आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मात्र एक वीडियो देखकर भी आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। उसके अलावा भी हमने मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड की है, तो आपने अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आए और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं और उन 8 यूनिट्स को हम पूरा डिटेल में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपने अगर अपनी 8 यूनिट्स को नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। हिस्ट्री पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हम आपको पढ़ा चुके थे जब आपकी यूनिट्स को पढ़ा रहे थे। आपके सिलेबस का जो एक एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो। तो 1857 की क्रांति आपको पता ही है कि मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई से। 10 मई 1857 को यहाँ के भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया। कारतूस प्रकरण, अत्याचार, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दखल जैसे कारणों से वह विद्रोह फैलता गया। मेरठ से शुरू हुई यह ज्वाला दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और कई क्षेत्रों में फैलकर राष्ट्रीय स्वरूप ले गई। आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था मंगल पांडे ने जो ब्रिटिश अधिकारी पे गोली चलाई, तो ये तात्कालिक कारण था और वहीं से 1857 की क्रांति संपन्न होती है और शुरुआत हो जाती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। और आपको पता ही है कारतूस का मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार नई राइफल लेकर के आई थी उसमें गाय और पिग की चर्बी का मिश्रण था, तो हिंदू और मुसलमान जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि हिंदू के लिए गाय गौ माता है। उन्होंने कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे और मुसलमानों ने कहा कि इसमें पिग की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे धर्म का नाश कर रही है। तो दोनों ने ही इसका विरोध किया मिल करके, हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यही होगा यूज़। तो इस तरीके से ये विद्रोह बढ़ता चला गया और 10 मई को मंगल पांडे ने जब ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई तो वहाँ से ये क्रांति संपन्न हुई थी। ये आपको अच्छे से पता है। तो वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध के कई सारे क्षेत्रों में ये क्रांति फैलती है। तो डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगल पांडे कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, मंगल पांडे कौन थे। तो 1857 की क्रांति से संबंधित थे मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। इन्होंने ही समझिए कि इसकी शुरुआत की। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सिपाही थे। ये भी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, यानी जो हमारे भारत के लोग सेना में भर्ती थे, यानी सेना में शामिल थे, हिंदू या मुसलमान दोनों ही शामिल थे, तो उनमें से मंगल पांडे भी एक सेना में सिपाही थे। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह से वे रोष में आए। मतलब ये अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और ये सच भी था कि इसमें उस चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो इनको बहुत गुस्सा आया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रिटिश सरकार को, और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। उनका यह कदम पूरे देश में क्रांति की ज्वाला फैलाने का मुख्य कारण बन गया और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी पर गोली भी चलाई थी, जिसके लिए उन्हें बाद में फांसी की भी सज़ा दे दी गई थी। जब इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई तो इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। चलिए, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन आपके हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बंगाल विभाजन का कारण, इसका परिणाम और इसके बारे में सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। और देखिए, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बंगाल विभाजन के क्या परिणाम हुए थे। सारा ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे
और ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जिससे एग्जाम में केवल आप इस वीडियो को सुनकर जाएं तो भी अपने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकें। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मात्र एक ये वीडियो आप देख लें तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो बंगाल विभाजन देखिए, हिंदू और मुसलमान की एकता में फूट डालने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि बंगाल जो था हमारे भारत का बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत बड़ा राज्य था। और लॉर्ड कर्जन ने ये जताया भारतीयों के सामने कि इसको अगर हम 2 भागों में बांट दें तो इसका प्रशासन करना संभालना आसान हो जाएगा। जबकि दूसरा मकसद इनका था, असल मकसद इनका क्या था, हिंदू और मुसलमान की एकता में फूट डालना। इसे हिंदू मुस्लिम आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांटा गया था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को इन्होंने अधिक रखा और पश्चिम बंगाल में इन्होंने हिंदू को अधिक रखा। इन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि हिंदू और मुसलमान की एकता में फूट आ जाए, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुसलमान की एकता देखी, तो ब्रिटिश सरकार इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। भारतीयों ने इसे फूट डालो नीति माना। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के लिए भी क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, जो इस वीडियो में हम आगे सब डिस्कस करेंगे। आपसे हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक से जो आपका इंपॉर्टेंट है। देश भर में बहिष्कार, जनसभाएं, आंदोलन किए गए। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध कर भाईचारा का संदेश दिया कि ब्रिटिश सरकार चाहे कितना भी हमें बांट ले, हम एक हैं, एक रहेंगे। भारी विरोध के कारण क्या हुआ, 1911 में बंगाल का विभाजन दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। लेकिन देखिए 1905 में विभाजन हुआ और 1911 में उन्होंने विभाजन को रद्द किया और 1906 में ही इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। किसने कराई? अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़का के मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी। तो मुस्लिम लीग से भी प्रश्न बनेगा, उनकी क्या मांगे थी उनसे भी प्रश्न बनेगा। और हर एक टॉपिक को हम आपको पढ़ा चुके हैं आपकी टोटल 8 यूनिट्स को जब पढ़ा रहे थे। आपका देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की राजनीतिक मांगे क्या थी? ये आप जानते ही हो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके बाद क्या होता है, बाद में कांग्रेस आगे चल के 2 गुटों में बढ़ जाती है, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी और उग्रवादी, जिन्हें नरमपंथी गरमपंथी के नाम से भी हिस्ट्री में जाना जाता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं कि कौन कौन से नेता उदारवादी में थे, उनकी क्या मांगे थी, और कौन कौन से नेता उग्रवादी में थे और उनकी क्या मांगे थी, उनकी क्या विचारधारा थी। तो दोनों के अलग अलग मकसद थे, मतलब दोनों के सोचने का तरीका अलग था। इसलिए कांग्रेस के ही नेता 2 गुटों में बढ़ गए थे, 2 अलग अलग दलों में बढ़ गए थे, जिन्हें नाम दे दिया गया उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादियों का मकसद था कि हम ब्रिटिश सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर उनके अंडर में रहकर शासन कर रहे हैं अपने भारत पर, और उग्रवादियों का मानना था कि हिंसा की जाए, हड़ताल किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, आंदोलन किया जाए और अपने देश से अंग्रेजों को भगाकर अपना शासन खुद संभाला जाए। तो ये उग्रवादियों का विचार था। तो देखिए उदारवादियों की राजनीतिक मांगे क्या थी। उदारवादी संवैधानिक मार्ग में से सुधार चाहते थे। उनकी राजनीतिक मांगों में निर्वाचित विधायिका का विस्तार था, बजट पर नियंत्रण था, स्वशासन की ओर बढ़ना, सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी लेना, करों को कम करना, प्रेस की स्वतंत्रता और प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करना शामिल था। ये याचिकाओं, स्मरण पत्रों और शांतिपूर्ण विवाद के माध्यम से सुधार लेकर आना चाहते थे, जबकि उग्रवादी ऐसा नहीं चाहते थे, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, उन्हें जैसे भी चाहे ब्रिटिश सरकार को वो भगाना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस ईयर बंगाल का विभाजन हुआ उसके 1 साल बाद यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो जो पूर्वी बंगाल था वही आज का वर्तमान का बांग्लादेश है, ये बात याद रखिएगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। शुरू में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मुसलमानों के लिए विशेष राजनीतिक संरक्षण की मांग की। बाद में यही संगठन पाकिस्तान की मांग का प्रमुख केंद्र बना और भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है। और फिर 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो 2 अलग राष्ट्रों के रूप में आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए मिनटों सुधार क्या है?
मार्ले मिंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट एक सुधार है। मार्ले मिंटो एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसने भारतीयों की सीमित राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई। इसमें विधायी परिषदों का विस्तार किया गया और पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दिया गया। मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया गया। और ऐसा क्यों किया ब्रिटिश सरकार ने? हिंदू और मुसलमान की एकता में फूट डालने के लिए। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक आधार को मजबूत किया, यानी कि हिंदू और मुसलमान की एकता को हर तरीके से तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक आधार तैयार कर दिया, जिसे आगे चलकर सांप्रदायिक मतभेद बढ़े और राष्ट्रीय एकता पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उग्रवादी नेता का नाम लिखिए। तो उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय शामिल थे। और लाला लाजपत राय से ये बात याद रखिएगा कि जब भारत में साइमन कमीशन आया था, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपके सिलेबस का वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया कि साइमन कमीशन गो बैक, तो ब्रिटिश सरकार ने इन पर लाठीचार्ज कराया और ये काफ़ी बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उग्रवादी नेताओं में शामिल थे। इन तीनों को बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी थी। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर नोट लिखिए। गांधी जी के द्वारा कई सारे जन आंदोलन चलाए गए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाया, फिर सविनय अवज्ञा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। और तीनों पर ही हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं डिटेल में, तो आप डिटेल क्लास ज़रूर देखिएगा। हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनी हुई है। जो भी मेरे बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो और उनकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो, तो वो सारे यूनिट्स हमारे साथ जुड़कर ज़रूर पढ़ा करें। प्लेलिस्ट में ऐड है वीडियो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा इसके उद्घाटन का प्रतीक बनी, जहां गांधी जी ने जाकर नमक कानून तोड़ा और आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन कर असहयोग प्रकट करना था। देखो, सविनय अवज्ञा का मतलब होता है ना कि प्यार से किसी की बात न मानना। सविनय अवज्ञा यानी प्यार से अवज्ञा करना, बात न मानना। तो गांधी जी ने कह दिया कि अपने भारतीय लोगों से गांधी जी ने कहा कि देखो, ब्रिटिश सरकार जो कुछ भी कहती है उसको सुनो और प्यार से उसकी अवज्ञा करो, उसको ना मानो। वो जो कह रही है उसको सुनो और कान से निकाल दो, मत करो वैसा। तो शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन किया और यहीं पर उन्होंने नमक कानून को भी तोड़ दिया। देश भर में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, करों का विरोध, जनता की भागीदारी बढ़ी। मतलब पूरे भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया। करों का भी विरोध किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार काफ़ी ज़्यादा कर लिया करती थी। इन सब चीज़ों में जनता की भागीदारी बढ़ती है। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। देखिए, गांधी जी ने तो वैसे बहुत सारे सत्याग्रह भी चलाए थे और किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा था, किसानों के ऊपर जो कर बढ़ाए जा रहे थे, उसके लिए भी गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन ज़रूर चलाया था। मगर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन थे, जिसके माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया। मतलब कि अपने भारत से अंग्रेज़ों को हमेशा के लिए घसीटने का, निकालने का काम किया। तो ये सारे आंदोलन धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे भारत अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता से आप क्या समझते हैं? लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ समझौता के ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लखनऊ समझौता क्या था, क्यों हुआ, किस पर्पस को लेकर हुआ, तो ये लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। और देखो, आप ये जानते हो कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में बंट गया था और एक तरफ मुसलमानों की अलग पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग, जो 1906 में बनी थी। तो ये सब अलग अलग हो चुके थे। कांग्रेस दो गुटों में बटा था, उसके अलावा मुस्लिम लीग के अलग नेता थे। तो 1916 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, देखो,
1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता था। लखनऊ समझौता में क्या किया जाता है कि मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता आपस में समझौता करते हैं और वो ये कहते हैं, देखो दोनों दल अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त रूप से संवैधानिक सुधारों की मांग पर सहमत हुए। मतलब इन नेताओं ने सोचा कि जब तक मिलकर समझौता करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना आसान नहीं हो पाएगा। तो ये जो अलग अलग बटे हुए थे वो सब एक हो जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं 1916 के लखनऊ पैक्ट में। इसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों को कांग्रेस ने स्वीकार किया। इससे हिंदू मुस्लिम की एकता की भावना फिर से मजबूत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को एक संयुक्त मोर्चा मिला, जिसने आगे स्वतंत्रता संघर्ष को और गति दी। तो जब ये लोग मिलकर फिर से काम करने लगे, मिलकर उन्होंने अब फिर से आवाज उठाना शुरू किया, तो भारत में फिर से एकता की भावना मजबूत हुई, जिससे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को फिर से गति मिली। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल के विभाजन से है। जब बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो भारत के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएं थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना, मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करो, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना कि मतलब पाश्चात्य शिक्षा के स्थान पर अपने राष्ट्र की शिक्षा का विकास करो, हड़तालें हुई, जनसभाएं की गई, भारतीय उद्योगों का प्रोत्साहन हुआ और भारत में अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित किए गए। और ये सब क्यों किया गया कि अपने देश का विकास हो, अपने देश को बढ़ावा मिले, ना कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके विदेशों को बढ़ावा दें। नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का नारा लगा दिया गया और स्वदेशी यानी स्वदेशी का मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करो, ये बात इसमें कही गई। आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और जनता को व्यापक रूप से आजादी के संघर्ष से जोड़ा। यह स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। तो देखिए धीरे धीरे जो जो मूवमेंट हो रहा था, जो जो भी काम हो रहा था, ये सब भारत को उसकी स्वतंत्रता यानी उसकी आज़ादी की ओर बढ़ाता चला जा रहा था और फिर जाकर हम 1947 में आज़ाद हुए थे। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेहरू रिपोर्ट का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसको क्यों बनाया गया था और नेहरू रिपोर्ट की असफलताओं के क्या क्या कारण थे। देखो नेहरू रिपोर्ट जो बनाया गया ना, ये असफल हो गया था, तो आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखिए और इसकी असफलताओं का वर्णन कीजिए कि किन किन कारणों से नेहरू रिपोर्ट असफल हो गया था। तो ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, जो हम पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं। देखिए आपको जब मैंने आपकी क्लासेस कराई थी, यूनिट्स को पढ़ाया था, तो आपको याद होगा साइमन कमीशन अंग्रेजों ने भारत में भेजा था, जिसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। तो जब भारत में साइमन कमीशन आया तो भारत के लोगों ने देखा कि इसमें 7 सदस्य हैं और 7 के 7 अंग्रेज हैं। तो भारतीयों ने उसका विरोध किया कि साइमन कमीशन चले जाओ भारत से, गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो लाला लाजपत राय ने भी नारा दिया और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज कराई, जिससे वो घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत के लोगों ने किया, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, जो भारत का सचिव था, लॉर्ड बर्किनहेड ब्रिटिश था, अंग्रेज था, उसने भारतीयों को एक चुनौती दे दी। उसने भारतीयों से कहा कि तुम अपना संविधान बना ही नहीं सकते। उसने कहा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना कोई समझदारी की बात नहीं है, तुम भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे हो जो हम अंग्रेजों ने बनाया है, क्योंकि भारतीय कभी स्वयं का अपना संविधान बना नहीं सकते। ये चुनौती दे दी भारतीयों को लॉर्ड बर्किनहेड ने। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि हमें तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, तुम्हें लगता है कि अगर भारत के लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं और अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते, तो हम तुम्हें अपना संविधान बनाकर दिखाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट वही था। देखो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक नेहरू समिति थी, जिसके द्वारा तैयार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था। ये एक संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया गया था भारतीय नेताओं के द्वारा। यह देश की पहली ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें पूर्ण स्वराज की दिशा में भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था।
रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? देखो, डोमिनियन स्टेट की मांग नेहरू रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। तो देखो, फरवरी के महीने में 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का आधार निश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई और नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट को पहला लक्ष्य और पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया। डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि हम ब्रिटिश सरकार के अंडर में रह करके अपने देश पर शासन करना चाहते हैं। तो केंद्र में शक्तिशाली सरकार बनाने, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने, प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने और द्विसदनीय विधानमंडल का गठन करने की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और ये सब कुछ जब उस लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दी थी भारतीय नेताओं को, तब उन्होंने बनाया। इसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया गया। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के भविष्य के संविधान के निर्माण की नींव रखी और भारतीय नेताओं को राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाया। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, ये पहला लक्ष्य था। और पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी आज़ादी, मतलब अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहना है, वो दूसरा लक्ष्य था। जब ये नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया गया तो इसका विरोध कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। पहले तो उसने खुद चुनौती दी और जब भारतीयों ने बनाया तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया। तो अब क्या क्या कारण थे असफलता के, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए इसकी असफलता के कारण देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट कई कारणों से सफल न हो सकी। सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध करना, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। उग्रवादी नेताओं ने इसे बहुत नरम और डोमिनियन स्टेट को अपर्याप्त माना, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे वो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता न बन पाने से इसका प्रभावशीलता कम हो गया। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने भी इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया और किसी प्रकार की संवैधानिक प्रगति नहीं की। इन्हीं सब कारणों से नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका और यह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रमुख परिणाम बताइए। तो बंगाल विभाजन के क्या क्या परिणाम हैं, आइए अब उसको देखते हैं। बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम मिलते हैं। देखो, पहला है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, ये आपकी पहली हेडिंग है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। जब 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया तो भारतीय लोगों ने विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए आवाज़ उठाई गई और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला, ताकि जितने भी हमारे भारत में उद्योग धंधे स्थापित होंगे, विकसित होंगे, जितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन हमारे भारत में होगा तो हम भारतीयों को स्वदेशी वस्तुएं प्रयोग करने में दिक्कत नहीं आएगी। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसीलिए किया गया कि बंगाल विभाजन उन्होंने क्यों किया। तो दूसरा है, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक जागरूकता को मजबूत किया। युवाओं, छात्रों और महिलाओं ने भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। तीसरा परिणाम था कांग्रेस में उग्रवाद का उभार। और ये जिस टाइम पर बंगाल का विभाजन किया गया था उस टाइम में कांग्रेस में उग्रवादी नेता उभर चुके थे, जैसे कि लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र विद्यापाल, ये सारे नेता उभर चुके थे, जिससे आंदोलन काफी तेज हुआ। चौथा परिणाम है जनसभा और आंदोलन का विस्तार। बंगाल विभाजन के बाद देखिए क्या होता है, देश भर में सभाएं, जुलूस और सार्वजनिक आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेज के खिलाफ व्यापक जनमत बनाया गया। पांचवा परिणाम था, अंग्रेजों की फूट डालो नीति उजागर हुई। लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए विभाजन कर रहे हैं। इससे उनके विभाजन की नीति व्यापक विरोध हुआ। हिंदू मुसलमान ने मिल करके विभाजन का विरोध किया। और छठा परिणाम ये निकला कि जब हिंदू और मुसलमान ने मिलकर विभाजन का विरोध किया तो जब 1911 में दिल्ली दरबार लगता है तो उसमें भारी विरोध और बढ़ती अशांति के कारण 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों चलाया गया, इसके क्या कारण थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा।
तो असहयोग आंदोलन कब और क्यों चलाया गया था, किस पर्पज से चलाया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद भारत में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां बढ़ती चली जा रही थी और अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे और अलग अलग ऐसी नीतियां बनाए जा रहे थे जो भारतीयों का दमन करती थी, भारतीयों का शोषण करती थी। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन को नैतिक व आर्थिक रूप से कमजोर करना था और भारत को स्वशासन यानी स्वराज दिलाना था। भारत से अंग्रेजों को हमेशा के लिए निकालना था और भारत को आज़ाद कराना असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। गांधी जी का मानना था कि भारतवासी यदि सरकार के विद्यालयों, अदालतों, पदों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दे तो अंग्रेज स्वतः भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, गांधी जी का ये मानना था कि अगर भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के स्कूल कॉलेज में ना पढ़ें, उनकी अदालतों में काम ना करें, उनके पदों पर बैठकर काम ना करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दे तो ब्रिटिश सरकार अपने आप भारत में कमज़ोर हो जाएगी और भारत छोड़कर चली जाएगी। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि इस आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो और देश भर में स्वतंत्रता की भावना बढ़े। तो हिंदू मुसलमान की एकता को मजबूत करने के लिए ही गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर चलाया था। तो इसलिए ये आंदोलन क्यों चलाया गया? ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने के लिए 1920 में गांधी जी ने चलाया। और इसके क्या क्या कारण थे? देखो, किन किन कारणों से आखिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। मतलब कुछ वजह तो रही होगी इस आंदोलन को चलाने की। तो इस आंदोलन को चलाने की बहुत सारी वजह थी, जिसमें पहला कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, ये आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1920 में। 1920 से एक साल पहले यानी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई और जिसमें सैकड़ों भारतीय लोग मारे गए और पूरे देश में इसका गुस्सा फैल गया कि ब्रिटिश अधिकारी आखिर अपने आप को क्या समझते हैं कि उन्होंने भारतीयों पर गोली चला दी जो कि निहत्थे थे और उनको मार दिया, उनकी जान ले ली। तो ये भी गुस्सा भारतीयों में था जिसका बदला लेना था। तो पहला कारण तो ये था। अब दूसरा कारण देखते हैं। असहयोग आंदोलन का दूसरा कारण था रॉलेट एक्ट का विरोध। देखो, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी और ये एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे और बिना किसी भी चीज़ से जेल में डाल सकती थी। यह कानून सीधा स्वतंत्रता का दमन था। मतलब कि देखो, हर भारतीय ये चाहता था कि वो ब्रिटिश की गुलामी के अंदर न रहे। हर भारतीय आज़ाद होना चाहता था, जिसके लिए लगातार भारत में कोई ना कोई आंदोलन चलाया जा रहा था। और ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ होती थी, जो भी ब्रिटिश सरकार मतलब भारतीयों का शोषण या अत्याचार करती थी, तो भारतीय लोग उसके लिए आवाज़ उठाते थे और विरोध करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये भारतीय बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे बिना किसी मुकदमे और बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट उनको जेल में डाला जा सकता है। तो इसके लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट का कानून लेकर आती है, जिसमें यह बात कही गई थी कि किसी भी भारतीयों को बिना किसी मुकदमे से जेल में डाला जा सकता है। अगर वो किसी भी प्रकार का ऐसा काम करेगी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो तो उसे जेल में डाला जाएगा। तो ये भी वजह थी असहयोग आंदोलन की कि मतलब आप भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये ब्रिटिश सरकार की गलत गलत नीतियों, गलत गलत कामों को। तो गांधी जी और पूरे देश ने इसका विरोध किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी और रॉलेट एक्ट को उसने ले आई, मतलब उसको लागू किया। इससे पूरे देश में असंतोष बढ़ गया और अब हर जनता, भारतीय जनता आंदोलन करके अपने भारत को आज़ाद करना चाहती थी, जिसके लिए 1920 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। तो ये सब देखो कारण है, ये सब पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। तीसरा कारण देखते हैं। देखो, गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुसलमान की एकता हमेशा बनी रहे, जिसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने के निर्णय में भारत के मुसलमान बहुत आहत थे। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन को दोनों समुदायों का संयुक्त राष्ट्र आंदोलन बना दिया और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया ताकि हिंदू और मुसलमान की एकता हमेशा बनी रहे। चौथा कारण था असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों की दमनकारी और भेदभावपूर्ण नीतियां। देखिए, अंग्रेज हमेशा दमनकारी कानून बनाते थे और भेदभाव किया करते थे अपने अंग्रेजों में और भारत के लोगों में। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को निम्न स्तर पर मानती थी। वो समझती थी कि भारत के लोग हमेशा निम्न रहेंगे, निम्न स्तर पर हैं। उच्च पदों पर केवल
अंग्रेज बैठते थे। जितना भी ऊंचा पोस्ट होता था सरकारी, उस पर अंग्रेज बैठते थे। करों का बोझ अधिक था, किसान और मजदूर परेशान थे और भारतीय स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह सकते थे। इन कठोर नीतियों ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो ये भी एक कारण था असहयोग आंदोलन का, क्योंकि अब भारत के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे करों का बोझ और भेदभाव, ये सारी चीज़ें। पांचवा कारण था स्वराज की बढ़ती इच्छा। तो गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसी भावना पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग जल्द से जल्द आज़ादी चाहते थे। गांधी जी ने कहा कि यदि भारतीय सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करें और विदेशी वस्तुओं को त्याग दें तो ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाएगी और स्वराज प्राप्त करना आसान हो जाएगा। छठा कारण था असहयोग आंदोलन का। अंग्रेज भारत की संपत्ति और कच्चे माल का दोहन कर रहे थे। भारतीय उद्योग नष्ट हो रहे थे, खासकर कपड़ा उद्योग। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को बढ़ावा देने का विचार भी इसी आंदोलन का मुख्य हिस्सा था। तो ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे जिसके लिए 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन क्या था। तो देखिए, होम रूल लीग आंदोलन भारत में स्वशासन यानी होम रूल पाने के लिए चलाया गया था। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। इसे मुख्य रूप से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में शुरू किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को भी वही स्वशासन अधिकार मिले जो अन्य देशों को प्राप्त थे, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश जो थे स्वशासन प्राप्त कर चुके थे और भारत के लोग भी अब वही चाहते थे कि भारत को भी स्वशासन मिले, मतलब अपना भारत अपने शासन को खुद चलाए, ना कि ब्रिटिश सरकार करे। यह आंदोलन भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और स्वशासन की मांग को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन के जरिए यह संदेश दिया गया कि भारत अपने आंतरिक मामलों को स्वयं चलाने में सक्षम है। उसे होम रूल यानी अपने देश का शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि ब्रिटिश सरकार नहीं दे रही थी। तो ब्रिटिश सरकार से भारत अपना होम रूल चाहता था, मतलब अपने राष्ट्र पर खुद शासन करना चाहता था। तो जिसके लिए होम रूल आंदोलन 2 तरीके से चलाए गए, एनी बेसेंट ने भी चलाया और बाल गंगाधर तिलक ने भी चलाया। तो आइए इसकी विशेषता भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में विशेषता जरूर पूछेगा। देखिए, होम रूल लीग की विशेषता में पहली विशेषता इसके 2 प्रमुख नेता थे, एनी बेसेंट थी और लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक थे। एनी बेसेंट ने मद्रास, बॉम्बे यानी मुंबई और मध्य भारत के क्षेत्रों में अपना आंदोलन चलाती हैं। उसके अलावा लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में चलाया और महाराष्ट्र का मुंबई छोड़ करके महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक का ये आंदोलन चला। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इन्होंने अपना ये आंदोलन चलाया और इसका उद्देश्य था स्वशासन की मांग। ये भी इसकी एक विशेषता है। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश शासन के अंदर ही स्वशासन मिल जाए, यानी कि ब्रिटिश सरकार ही भारत पर शासन करे, उनके अंडर में रहकर हम अपना शासन खुद चलाएंगे। ये चाहते थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ये इसकी एक विशेषता है, यानी पूर्ण स्वराज का इरादा अभी तक नहीं था। पूर्ण स्वराज की मांग बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तीसरी विशेषता है होम रूल आंदोलन की, जनता में राजनीतिक जागरूकता, यानी इस आंदोलन ने गांव-गांव तक जाकर लोगों को आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों की भावना जगाई। चौथी विशेषता है जन समर्थन की वृद्धि हुई। इस आंदोलन के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए और 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ। और 5वां पॉइंट है अंग्रेज सरकार में चिंता। होम रूल लीग की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। उसने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। तो देखिए, आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताएं, आप इतना क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ अपनी 8 यूनिट्स को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा ज़रूर, ताकि आप लोग हर एक टॉपिक को और डीपली तैयार कर सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।